इससे पहले कि आप ये जानो कि मार्स को कैसे इंसानों के रहने लायक बनाया जाएगा, आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर मार्स ही क्यों, कोई अदर प्लेनेट क्यों नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर हम किसी एक्सोप्लैनेट यानी कि सोलर सिस्टम से किसी आउटर प्लेनेट के बारे में सोचे तो हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीकी प्लेनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी सोलर सिस्टम में मौजूद है। प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार के दो एक्सोप्लैनेट है, प्रोक्सिमा सेंटोरी ए एंड प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, जिनकी अपने सन से दूरी 4.25 लाइट ईयर है। इसका मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में हमें 4.25 ईयर लगेंगे, और अभी की टेक्नोलॉजी से ये इस जन्म में तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल किसी एक्सोप्लैनेट के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब आते हैं अपने सोलर सिस्टम में, जिसमें 9 प्लैनेट्स है, जिसमें यूरेनस और नेपच्यून सन से काफी दूर होने की वजह से आइस जेंट्स हैं। वेनस, जुपिटर एंड सैटर्न तीनों ही गैसियस जेंट्स है। अगर हम इस पर लैंड होने गए तो लैंड होने के बजाय सीधे अंदर चले जाएंगे। मरक्यूरी सन के बहुत ही ज्यादा पास है, अगर हम वहां जाए तो इंसान से सीधा पॉपकॉर्न बन जाएंगे। अब बची अपनी अर्थ और मार्स। अर्थ को हम पहले से ही तबाह कर रहे हैं, तो बचा केवल मार्स। और मार्स पर किसी भी प्रकार का जीवन पनपने के लिए सबसे आवश्यक चीज पानी आइस की फॉर्म में मौजूद है। तो अब हम निकलते हैं मार्स की ओर, जिसमें चारों तरफ बस रेत ही रहते हैं। हमें इस मार्स को ऐसा करना है ताकि इंसान बिना किसी लाइफ सपोर्ट के सरवाइव कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले मार्स की ग्रेविटी को अर्थ की ग्रेविटी के बराबर करना होगा, जो कि अर्थ की ग्रेविटी की 38% ही है। और साथ ही मार्स के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में नेग्लेक्टेबल यानी कि न के बराबर है, क्योंकि अर्थ में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। अतः हमें मार्स के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना होगा। ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं, तो इससे हम ग्रेविटी के साथ में मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई कि हम इससे पूरे प्लेनेट की ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकें। माना कि किसी प्रकार हमने प्लेनेट की ग्रेविटी को कंट्रोल कर लिया, तो ग्रेविटी कंट्रोल होने के बाद हमें मार्स के एटमॉस्फेयर को थिन से थिक यानी कि पतले से मोटा करना होगा, क्योंकि अभी जो मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ का 0.6% ही है। जिससे माना कि अगर आइस किसी प्रकार से अपना फॉर्म चेंज करती है तो वो वाटर में न बदलकर सीधे ही वाष्प में बदल जाएगी और सीधे एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर 95% CO2, 3% नाइट्रोजन और 1.5% ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि कहीं से दूसरी गैसेस लाकर यहाँ पर छोड़ दी जाए ताकि एटमॉस्फेयर थिन से थिक हो जाए। लेकिन मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ की तुलना में 0.6 है, अतः 0.6 से अर्थ के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए जो बहुत ही अधिक मात्रा में गैसेस की आवश्यकता होगी वो उससे ज्यादा कॉस्टली होगी। इसके लिए दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर हम मार्स के पास कोई ऐसा मीटियोरॉइड खोजे जिसमें भरपूर मात्रा में गैसें हो और उसको मार्स से टकरा दे, तो हम मार्स के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में मीटियोरॉइड्स की आवश्यकता होगी। मोर देन 2 to 3,000 मीटियोरॉइड को मार्स से टकराना होगा, जो कि काफी मुश्किल काम है और प्रैक्टिकल भी नहीं लगता है। लेकिन अभी तक का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है। अब मानो कि हमने किसी प्रकार से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर लिया, तो आपका ये सवाल तो बनना लाजमी है कि वीडियो अपनी सांस कैसे लेगा। तो इसका एक जवाब हमने पहले ही देख लिया है, क्योंकि अगर हम किसी मीटियोरॉइड को मार्स से टकराएंगे तो हमें ऐसा कोई मीटियोरॉइड मिल जाए जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हो तो हम उसे टकराएंगे और साथ ही एटमॉस्फेयर भी थिन से थिक हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा कोई मीटियोरॉइड नहीं मिला, तो उसके लिए दूसरा जवाब ये है कि जब हमारा एटमॉस्फेयर थिन से थिक हो जाएगा तो सनलाइट आएगी, वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएगी। धीरे धीरे मार्स का टेम्परेचर बढ़ेगा और मार्स के कुछ खास हिस्सों में जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती उनको छोड़कर बाकी जगहों का बर्फ पिघल जाएगा और पानी में बदल जाएगा। फिर हम वहाँ के पानी में साइनोबैक्टीरिया या फिर जिसे हम ग्रीन लेगी भी कहते हैं, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ही आज अर्थ पर जीवन पनप पाया है। ये बैक्टीरिया क्लोरोफिल की सहायता से फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है, जो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने लगेगा और कुछ ही सालों में वहाँ इंसानों के रहने लायक ऑक्सीजन उपलब्ध हो
जाएगी, क्योंकि ये वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा, खर्च वाला और एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो क्या है ना कि हमें मार्स पर बचने की थोड़ी जल्दी है। हम दूसरी स्टोरी पर आते हैं जिसमें नेचुरल जैसा कुछ नहीं है। तो इसमें हम स्पेस एक्स के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम प्रोजेक्ट 2050 रखा हुआ है, जिसके अनुसार हमें एक कोन जैसी स्ट्रक्चर बनानी होगी जिससे कि वो मार्स पे आने वाले तूफान में भी स्टेबल रह सके, क्योंकि हम 2050 तक स्मॉल स्केल पर ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अतः इसके अंदर ग्रेविटी स्टेबलाइजर लगे होंगे और एटमॉस्फेयर में मौजूद 95% CO2 होगी जिससे हम O2 को आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन इंसानों के ऐसे रहने में फिजिकली किसी प्रकार की कोई बीमारी का खतरा ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकल डिजीज होने के खतरे रहते हैं। अब देखते हैं नासा, एलोन मस्क और जेफ बेजोस तीनों में से सबसे पहले मार्स पर कौन जाता है एंड किसी और बेहतर तरीके से मार्स को हैबिटेबल बनाते हैं। मार्स एक और 3 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो आप ही बताइए, तीनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए या अपने अपने तरीके से काम करना चाहिए? अपने थॉट जरूर कमेंट करें और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।